गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डिटर्मिनेंट के लास्ट लेक्चर को पढ़ाने जा रही हूं। आज का टॉपिक 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स मस्ट इन 12th बोर्ड। अगर आपका सीबीएसई है तो 6 मार्क्स, स्टेट बोर्ड है तो 5 मार्क्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वन लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट इन 12th बोर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन यानी उस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का। आज हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 ही करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन करवाऊंगी। उसी 6 में एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाना है। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, प्री बोर्ड में भी एक आएगा, फर्स्ट टर्म में भी एक आएगा, हाफ ईयरली में भी एक आएगा और बोर्ड परीक्षा में तो आना ही आना है। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयरफुली आपको सुनना है और समझना है। आज का यह लेक्चर मेनली डेडिकेटेड टू 12th बोर्ड है। टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले कंसिडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 2 इक्वेशन दिया रह सकता है, 3 इक्वेशन दिया रह सकता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर लूं मैं, a1x b1y c1z इक्वल्स टू d1, a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3। मुझे इस 3 इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स निकालना है। मैं लास्ट लेक्चर जो मात्र 20 मिनट का था उसमें आपको बताई थी, इस मैट्रिक्स से, इस तीनों इक्वेशन से एक मैट्रिक्स निकाल सकती हूं। x के तीनों कोएफिशिएंट, y के तीनों कोएफिशिएंट, z के तीनों कोएफिशिएंट। ये हो गया कैपिटल A। अब बात करूंगी मैं कैपिटल X की। कुल 3 अननोन हैं, x, y और z, और RHS के टर्म को हम लोग B लिखेंगे। अब इन तीनों मैट्रिक्स में क्या रिलेशन होगा कि ये तीनों इक्वेशन ऑब्टेन हो जाए, तो मैं लिखने जा रही हूं सच दैट ax इक्वल्स टू b। ध्यान दीजिएगा, जब आप इस मैट्रिक्स को इससे प्रोडक्ट करेंगे, a इंटू एक्स, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, जब इन दोनों के प्रोडक्ट को इस मैट्रिक्स से इक्वेट करेंगे तो यही 3 इक्वेशन आएगी। इट मींस इन तीनों इक्वेशन से जब मैंने ये 3 मैट्रिक्स निकाला तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। अब यहां से मैं x ले लेती हूं। जब ये मैट्रिक्स A दूसरी तरफ जाएगी तो B अपॉन A बनेगा। अब इस 1 अपॉन A को मैं बोल सकती हूं A इनवर्स इंटू B। अब यही हमारा
रिजल्ट आ चुका कि इस इक्वेशन से x इक्वल्स टू a इनवर्स b, यही रिजल्ट हमें लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स क्वेश्चन में हमें यूज करना है। इसी इक्वेशन को मैं 6 मार्क्स क्वेश्चन में उपयोग करूंगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। यही सेम टू सेम क्वेश्चन 2019 में सीबीएसई ने 6 मार्क्स का पूछा था। आज मैं टोटल 6 क्वेश्चन करवाऊंगी। ऑल 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड among these 6 questions, every year one question must be asked in every board exam. You are opting for either for state board or for CBSE board. Question is important for both the board. समझते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है और बोला है फाइंड ए इनवर्स। ये बात यहीं खत्म हो गई है। तब एक दूसरा स्टेटमेंट शुरू हुआ है, 6 मार्क्स का है, इसलिए स्टेप्स मैटर करेगा। पहले मैं ए इनवर्स निकालने जा रही हूं। ए इनवर्स के लिए पहला काम करने जा रही हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 2 3 1 माइनस 3 2 1। कैलकुलेशन धीरे धीरे करिएगा, एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट दे सकते हैं। मैं एक्सपैंड कर रही हूं इसे 2 इंटू -4 +4, मिडल वाले का साइन चेंज, -6 +4 +5 इंटू 3 1 जा 3 -2 0 -2 इंटू 3 5 इंटू 1 आ चुका -1। अब स्टेप सिखा रही हूं, एक एक स्टेप ध्यान देना है, क्योंकि आप बच्चे को मैथ्स में 100 लाना है आउट ऑफ 100। सीबीएसई बोर्ड 80 मार्क्स का पेपर लेती है, उसमें आपको 80 मार्क्स लाना है। स्टेट बोर्ड 100 मार्क्स का लेती है, आपको 100 लाना है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देंगे। हम लिखेंगे क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। यहां तक तो बात हो गई। अब मैं बात कर रही हूं इनवर्स के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। मैं यहां लिखने जा रही हूं कोफैक्टर्स आर। माइनर कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2। बच्चे को बोर्ड पर देखना है, नजर आएगा या नहीं? ओके, एक लाइन और लिखना है 3 1 3 2 3 3। अब कोफैक्टर्स के लिए पहले साइन डालना है। 1 + 1 इवन, तो प्लस, ऑड -1 + 3 4, 1 ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ये तो साइन डाल दिया। अब मैं सिर्फ माइनर्स निकालूंगी। कैसे निकालूंगी देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 + 4 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6 + 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 - 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
6 minus 5, second row, second column, second row, second column, minus 4 minus 5, second row, third column, 2 plus 3, 5, 3, 1, third row, first column, 12 minus 10, third row, second column, minus 8 minus 15, third row, third column, 4 plus 9, 13। अब कोफैक्टर्स आ चुका, अब हमें इनवर्स चाहिए। फॉर्मूला लिखूंगी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स में लिखने जा रही हूं 0, 2, 1, -1 -9 -5, 2, 23, 13। इसका ट्रांसपोज ले लेती हूं। ट्रांसपोज का मतलब है पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरे कॉलम में। हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए तो आ चुका। अब क्या करना है, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप बोर्ड पर देखिए क्या दोनों डेटा अवेलेबल है, लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यस, हमें दोनों ऑलरेडी मालूम है। ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 to 1 -1 -9 -5 2 13 2 23 13। अब मैं माइनस से इंटू कर दूंगी तो मेरा आंसर आ गया 0। माइनस से इंटू कर दी मैं, माइनस से इंटू, यहां मैं माइनस से इंटू कर दी। यही हमारा ए इनवर्स आ चुका। एक काम तो हो गया, फाइंड ए इनवर्स, इतना तो मैंने कर लिया। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखना है। सेकेंड पार्ट कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस वन। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो पहले मैं इक्वेशन को लिख लेती हूं। 2x - 3y 5z 11, 3x 2y 4z इक्वल्स टू -5, x प्लस y -2z इक्वल्स टू -3। अब ये इक्वेशन गिवन है, यहां मैं लिख भी सकती हूं गिवन इक्वेशंस आर गिवन। अब इक्वेशन दी हुई है, यहां से 3 चीजें लिखनी है। मैट्रिक्स ए आप सीखे हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ जेड। इसके बाद एक्स अननोन जितने हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जेड, और इसके बाद राइट साइड का तीनों मैट्रिक्स, राइट साइड का तीनों मैट्रिक्स। और इस इक्वेशन से ये तीनों करने के बाद हम लोग लिखते हैं सच दैट a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। मैंने आपको पढ़ा रखा है
कि यहां से x कैसे निकलता है, a इनवर्स इंटू बी। अब पहले a इनवर्स चाहिए होगा, a इनवर्स चाहिए होगा तो क्या फिर से इसका माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट तब इनवर्स निकालूं? तो नो। आप देखिए मेरा ये a वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हमने a इनवर्स इतनी मेहनत करके निकाल रखी है। इट मींस हम लोग डायरेक्टली a इनवर्स की वैल्यू यहां से यूज कर लेंगे, दोबारा माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट और इनवर्स नहीं निकालेंगे। अब मैं निकालने जा रही हूं, a इनवर्स यूज कर लेती हूं, 0 -2 -1 195 -2 -23 -13 इंटू बी। बी यहां हमने कैलकुलेट किया 11 -5 एंड -3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें करना होगा। फिलहाल स्पेस अवेलेबल नहीं है और वैसे भी फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसलिए मैं इसे यहां से थोड़ा सा जितना हमें जरूरत है मैं रब कर लेती हूं। अब आप देखिए ये यहां लिखा हुआ है कैपिटल X इक्वल्स टू, प्रोडक्ट कर लेती हूं 3331, रिजल्ट आने वाला है 3 रो 1 कॉलम, यानी यहां यहां और यहां। यह है 1 1 1 1 11 इंटू 0 -5 +6, इसका नाम है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -22 -45 +69, 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -11 -25 +39। अब कैलकुलेशन में x के जगह मैं लिख सकती हूं स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और यहां कैलकुलेशन है 6 - 5, ये 2 और ये 3। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। अब आप समझिएगा, मैं आपको बता चुकी कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने आंसर निकाल दिया, लेकिन श्योर नहीं हूं कि यह सही है या गलत। क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने में? तो वेरीफाई करने का एक तरीका है, सीखिएगा। x के जगह 1 इक्वेशन में डाल दीजिए, y के जगह 2 डाल दीजिए एंड z के जगह 3 डालिए। देखिएगा 2 -6 -4 +15 11 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 3 +4 7 -12 -5 सही है। 1 +2 3 -6 -3, हमारी वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। इट मींस हमने जो कैलकुलेट किया वो 100% सही है। क्वेश्चन पहला था, इसलिए मैं धीरे धीरे बताई, एक एक स्टेप लिखकर बताई। अगर आप ये सारा काम करते हैं तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग ऐसे ही ऐसे 2-3 पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन अब करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक पैटर्न। यूज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टू सॉल्व द
सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। क्वेश्चन कह रहा है पहले प्रोडक्ट निकालें, मैं निकाल कर बताती हूं क्या होगा इसका प्रोडक्ट। 103 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3 4 into this one minus 2 9 6 0 2 1 1 minus 3 minus 2। मैं पहले प्रोडक्ट कर लेती हूं। ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है। इट मींस जो रिजल्ट आने वाला है वह भी 3 क्रॉस 3 ही होगा। अब देखते हैं, यह है 1 1 1 1 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 प्लस 12 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में 3 एलिमेंट। पहले को पहला से प्लस, दूसरे को दूसरा से प्लस, तीसरे को तीसरा से। 0 माइनस 2 प्लस 2 1 3 1 प्लस 3 4 माइनस 4 2 1 0 18 माइनस 18 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 4 माइनस 3 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस 6 प्लस 6 0 3 1 थर्ड रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम माइनस 6 माइनस 18 माइनस 24 प्लस 24 3 2 ये थर्ड रो ये सेकेंड कॉलम 0 माइनस 4 प्लस 4 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 6 9 माइनस 8। अब देखिए मैं मान लेती हूं इस मैट्रिक्स को A, मैं मान लेती हूं इस मैट्रिक्स को B, हमारा रिजल्ट आ गया I। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में 5 5 5 आ जाएगा, हम उसे लिखेंगे 5 इंटू I। ये I आ गया, हो सकता है 8 8 8 होता तो यहां 8I होता। अब मैं क्या करूंगी, A को उस तरफ ले जा सकती हूं या फिर B को भी उस, जब मर्जी जिसे आगे की आवश्यकता के अनुसार मैं काम करूंगी। फिलहाल इसने पूछा था प्रोडक्ट का उपयोग करें, मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने को, तो पहले मैं क्या कर रही हूं, इस इक्वेशन को लिख लेती हूं x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1 2y माइनस 3 माइनस 3z इक्वल्स टू 1 3x माइनस 2y 4z इक्वल्स टू 2। अब इस मैट्रिक्स में मुझे a x और b लिखना है। मैं लिख देती हूं यहां a, x का कोफिशिएंट यहां थोड़ा ट्रिकी है, इसमें x नहीं है इसलिए कोफिशिएंट 0 लूंगी। 3 y के लिए -1 2 और -2, z के लिए 2 -3 एंड 4। कैपिटल A लिख लिया मैंने। अब x लिखूंगी, जितने अननोन है 2 अननोन रहेंगे तो x एंड y लिखूंगी, और 3 अननोन है तो मैं लिखूंगी। और इस प्रकार से सच दैट a इंटू एक्स इक्वल्स टू b। बताना जरा ऑडियो क्लियर है? ओके। अब यहां से मैंने b इसे मान रखा है क्योंकि b हमारा फिक्स्ड है। पहले दूसरा इसे c की आदत डाल लेती हूं। अब यहां से x चाहिए
तो x तो a इनवर्स इंटू b होगा। इट मीन्स मुझे a इनवर्स चाहिए। क्या करेंगे a इनवर्स के लिए? c यही रहेगा, प्रोडक्ट पूछा था, आइडेंटिटी आ गया, a को दूसरी तरफ भेज दी मैं और c इक्वल टू a इनवर्स आ गया। देखिएगा बोर्ड पर, देखिएगा c इक्वल्स टू a इनवर्स आ गया। मुझे a इनवर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी? यूजिंग 1 a इनवर्स के जगह मैं c लिख दूंगी, c इंटू बी। अब मैं पूरा इनवर्स लगाने से बच गई। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले प्रोडक्ट निकाल देंगे, बाद में इसका माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स सब निकाल रहे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा और तरीका भी गलत होगा। मान लीजिए मैं उस समय बता रही थी, अगर यहां 8i आ जाए तो 8 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू c अपॉन 8 हो जाता। यहां मैं 1/8 को बाहर कर लेती। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, आज मैं होमवर्क में प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से भी दूंगी, तब आप वो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। c की वैल्यू, c मैंने इस मैट्रिक्स को माना है तो मैं यहां लिख देती हूं, ये मैट्रिक्स -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2 और b हमारा यहां दिया हुआ था 1 1 2। अब इस कैपिटल X को लिख सकते हैं XYZ यहां से, और प्रोडक्ट करना है दिस इंटू दिस, -2 0 + 2, दिस इंटू दिस 9 + 2 11 -6 6 + 1 7 -4 हमारा ये 3 आ चुका है। अब हम लोग लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैं इसके बाद लिख सकती हूं फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम आंसर लिख सकते हैं x = 0, y = 5, z = 3। यही हमारा फाइनल और परफेक्ट आंसर आ चुका। अगर आप बच्चे जानना चाहते हैं कि ये जो आंसर आपने निकाला है ये सही है या गलत, कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, तो इसके लिए बारी बारी से ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। x के जगह 0, -5 + 6 1 सेटिस्फाइड, y के जगह 5 यानी 10 -9 1 सेटिस्फाइड, 3 × 0 -10 + 12 2 आ गया। यस, ऑल द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। इसलिए अगर आप ये सारा स्टेप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 6 आउट ऑफ 6 मिलने के चांसेस हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही एक एक करके हर क्वेश्चन में हम लोग फुल मार्क्स ग्रैब करते जाएंगे तो अल्टीमेटली टोटलिंग होके तो 100 आ ही जाएगा ना, जो अल्टीमेट गोल है हमारा। हम प्रयास करेंगे किसी भी क्वेश्चन में मार्क्स कटने ना दें, और कटेंगे भी क्यों, जब हम परफेक्ट वे में लिखेंगे। और आप बच्चे टैलेंटेड हैं, आप बच्चे मेरे सारे स्टेप्स सीख रहे हैं। जरा कमेंट करिएगा तो कि क्या आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं, क्या आप कंप्लीटली सीख गए। अब मैं एक सिंपल, ट्रेंडी और आसान क्वेश्चन करवाऊंगी। एक सिंपल और ट्रेंडी क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड हमेशा इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछती है। आपके एनसीईआरटी में इस पैटर्न के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आगे अब मैं जो वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी उसमें मैं सिर्फ इतना सिखाऊंगी
कि वर्ड प्रॉब्लम से यहां तक कैसे लाते हैं। इक्वेशन 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इससे तीनों मैट्रिक्स लिख लेंगे। वी हैव मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1। मैं मैट्रिक्स एक्स की बात कर लेती हूं। 3 अननोन हैं एक्स वाई एंड जेड। अब मैं मैट्रिक्स बी लिख लेती हूं राइट साइड के तीनों एलिमेंट। अब ये तीनों इस तरीके से हैं सच दैट x इक्वल्स टू सच दैट a इंटू एक्स इक्वल्स टू b। अब यहां से a निकालना है। ये मैट्रिक्स a जब दूसरी तरफ जाएगा तो a इनवर्स इंटू b इक्वेशन 1। अब मेरा लक्ष्य है पहले a इनवर्स निकालना। a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। मैं निकालने जा रही हूं डिटर्मिनेंट ऑफ a। 1 इंटू ये रो ये कॉलम 1 माइनस 6 मिडल में 1 ये रो ये कॉलम 2 प्लस 9 प्लस 1 इंटू ये रो ये कॉलम -4 -3। ये हो गया -5 -11 -12। अब देखना है 11 5 16 और 12 28। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। -5 2 प्लस 9 -4 -3 -4 -3 -7 11 11 5 16 7 23। हम बोलेंगे ये नॉट इक्वल टू 0 इसलिए a इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हमें इनवर्स के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। मैं लिखूंगी कोफैक्टर्स आर a11 a12 a13 a21 a22 a2 a31 32 33। पेशेंस रख के इसे करना होगा। साइन ये इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, 1 1 1 माइनस 6 1 2 2 प्लस 9 1 3 -4 -3 2 1 1 प्लस 2 2 2 1 -3। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा 6 मार्क्स चला जाएगा। आपको भी कंसंट्रेट करना है। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2 -3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -1 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3 -2 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -2 -1। अब मैं लिखूंगी एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। पहले कोफैक्टर्स लिखती हूं -5 -3 -4 -11 -2 5 -7 5 -1। इसका ट्रांसपोज में
पहले रो को लिखूंगी पहले कॉलम में, दूसरे रो को लिखूंगी दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को लिखूंगी मैं इसलिए ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -23 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा आ चुका ए इनवर्स। अब ए इनवर्स इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए था, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन चाहिए था, तो सॉल्यूशन के लिए इसे यूज करेंगे। लिखूंगी मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सॉल्यूशन के लिए मैं लिखने जा रही हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन है? x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ये x इनवर्स को मैं लिख देती हूं 1/-23, वहां से कॉपी कर लेती हूं -5 -11 -3 -2 5 -4 5 -1। और अब मैं b को कॉपी कर लेती हूं, b राइट साइड होता था। अब यहां देखते हैं x 1/-23, इन दोनों को -30 +15 -8 2 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -66 +10 +10 -42 -25 -2। अच्छे से देख लेते हैं क्या लिखा है। यहां मैं कैपिटल X को लिखने जा रही हूं, आपको देखना है। कैपिटल X की वैल्यू तीनों अननोन, और यहां है -38 +15 -23 अपॉन -23 -23 अपॉन -23। अब देख लेती हूं यहां क्या है, -66 +20 यानी -46 और अपॉन -23 -42 तीनों को जोड़ेंगे 69 आ गया अपॉन -23। कैलकुलेशन अगर सॉल्व करूं तो ये आ गया 1 2 एंड 3। मुझसे क्वेश्चन बोला था सॉल्व मैट्रिक्स मेथड, मतलब दिस वन। कुछ बच्चे ना समझ बच्चे जब मैं टेस्ट लेती हूं, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए होते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके x कट कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके x कट कर देते हैं, दोनों y की इक्वेशन सॉल्व करके y निकालते हैं इस तरीके से, जो बिल्कुल गलत है। मैट्रिक्स से यानी इस मेथड से लिखना है। हमारा फाइनल आंसर आ गया x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। अब आप बच्चे क्या करेंगे, बारी बारी से x, y और z की वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। x के जगह 1 +2 3 +3 6 हो गया। 2 + 2 4 -9 -5 3 -4 -1 +3 2। तीनों को सेटिस्फाई कर गया, इट मींस हमारा ये करेक्ट है। एक बात बता देती हूं, कभी भी आप वेरीफाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पैटर्न का है। अब ये कब कब उपयोग आएगा, अब आगे मैं 3 वर्ड प्रॉब्लम करवाने जा रही हूं। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं या वैसे बच्चे जो क्लास 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं,
उन बच्चों को परेशानी होती है वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करने में। मैं इसीलिए तो हूं, मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊंगी 10 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर ये 3 इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। एक बार ये तीनों इक्वेशन अगर आपने लिख लिया फिर तो आप इसी मेथड से बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं वर्ड प्रॉब्लम जिसमें आपको बहुत कंसंट्रेट करना है। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट जब मैं डिस्कस करूं तो आप देख सकें। ये एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल का क्वेश्चन है। हमें इसे मैट्रिक्स, देखिए यहां लिखा हुआ है कि सॉल्व इट बाय मैट्रिक्स मेथड। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी, तो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम आजकल सीबीएसई बोर्ड ने फैशन बना लिया है वर्ड प्रॉब्लम पूछने को। जब आप सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो लास्ट का जो 3-4 पेजेस हैं पूरा भरा हुआ होता है इस प्रकार से कि इस पेज पर ऊपर के आधे में प्रोबेबिलिटी का वर्ड प्रॉब्लम और उसके आधे पेज में उसी का हिंदी में, नेक्स्ट पेज में इसी डिटर्मिनेंट का वर्ड प्रॉब्लम और उसके आधे पेज में उसी का हिंदी में। तो लास्ट 4 में वही रहता। बच्चे जिसे देखकर घबराते हैं। अभी आपने देखा ना कि मैंने 3 लाइन में लिखा है। मैं कोशिश करूंगी कि उसे यहां स्क्रीन पर क्वेश्चन को कि उसी पिक्चर को अपलोड कर दूं ताकि पढ़ने के समय आप साथ साथ देख सकें। अब मैं स्टार्ट करती हूं क्वेश्चन, धीरे धीरे आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करती हूं। क्वेश्चन लिखा है, सुनना है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, प्याज की बात हो रही है। 4 kg अनियन, 3 kg wheat, 3 kg wheat and 2 kg राइस का कॉस्ट 60 रुपीज है। इसका कॉस्ट ₹60 है। नेक्स्ट लाइन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70। लास्ट लाइन है क्वेश्चन का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन में मेंशन था कि मैट्रिक्स मेथड से बनाइए, तो मैं क्या कर रही हूं यहां, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, तो मैं लिखूंगी लेट कॉस्ट ऑफ अनियन, व्हीट एंड राइस पर केजी इज ₹X, ₹Y एंड ₹Z रेस्पेक्टिवली। अब देखते हैं मैंने क्या किया, इसे मान लिया ₹X पर केजी। अगर 1 kg का दाम X रुपया है तो 4 kg का 4X। अगर 1 kg व्हीट का Y रुपीस तो 3 kg का 3Y। 1 kg राइस Z रुपीस का तो 2 kg 2Z। टोटल कॉस्ट हमारा 60 रुपीस होगा, मीन्स इक्वल्स टू 60। बहुत आसान। सिमिलरली
अगर हम लोग चाहें तो इसे रुपीज एक्स, रुपीज वाई, रुपीज जेड कर लेंगे। एक केजी अनियन का एक्स रुपीज तो 2 केजी का 2x, 1 केजी वीट वाई रुपीज में तो 4 केजी 4y, 1 केजी राइस जेड रुपीज में तो 6 केजी 6z, टोटल कॉस्ट 90 रुपीज। लास्ट 6 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल्स टू ₹70। अब इसके बाद तो जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में करवाई थी, 3 इक्वेशन दिया हुआ था, इसके बाद तो आप कर सकते हैं। हमें एक्स वाई और जेड ही तो चाहिए। आप इस तीनों इक्वेशन से मैट्रिक्स ए निकालिए, 4 2 6 3 4 2 2 6 3, मैट्रिक्स एक्स लिखिए एक्स वाई जेड, एंड मैट्रिक्स बी लिखिए 60 90 एंड 70। ऐसा लिखने के बाद एक्स इक्वल टू बी, और वही सारे स्टेप्स करके एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालिए। तो जल्दी से आप रफ वर्क करिए और आंसर बताइए होमवर्क 1। आपको कमेंट करना है मैम होमवर्क 1 और आंसर लिखना है 20, 30, 40 या 5, 7, 2। जो भी आपका आंसर आता है उसे आप कमेंट करिए, सो दैट मैं देख सकूं कि आप सीख गए या नहीं सीख गए। यहां स्क्रीन पर क्वेश्चन क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो अब आपसे बन जाएगा डैम श्योर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पर चलती हूं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ 3 numbers is 6. If we multiply third number by 3 and add second number to it, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए so that क्वेश्चन आपके पास इजीली अवेलेबल रहे। और अब हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। देखिएगा कैसे। धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और सॉल्यूशन में करने जा रही हूं। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 numbers इज 6। पहला लाइन है द सम ऑफ 3 numbers इज 6, तो 3 नंबर का सम 6 है। मैंने लिख दिया 3 नंबर का सम 6 है। अब देखते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, एंड ऐड सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर ऐड करना है, वी गेट 11। लास्ट लाइन, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, first number and third number, by adding first and third number we get double of second number, we get double of second number। ये है second number double। So represent it algebraically, find the numbers using matrix method। क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स मेथड से नंबर्स निकालें, तो मैं मान लेती हूं लेट नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट नंबर एक्स, सेकेंड नंबर वाई, थर्ड नंबर जेड। पहला लाइन है सम ऑफ 3 नंबर इज 6। दूसरा लाइन है when we multiply 3 to third number
and add second number to it, we get 11. तीसरा लाइन है, on adding first and third number we get double of second number. So find the number, जो पूछा जाए मैं मान लेती हूं. अब solve it using matrix method. पहले इस इक्वेशन को मैं लिख देती हूं. इक्वेशंस आर, मैं तीनों इक्वेशंस को यहां लिख देती हूं. पहला तो क्लियर दिया हुआ था, दूसरा भी मैं डायरेक्ट कॉपी करूंगी और तीसरा y को इस तरफ ले आऊंगी. x -2y प्लस z इक्वल्स टू 0. आपको बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इतना लिखने के 2 मार्क्स मिलते हैं. इसके बाद का काम के लिए 4 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये. अब आपको तुरंत कमेंट करना है होमवर्क 2 और तीनों नंबर क्या क्या आया, कॉमा देकर लिखना. लाइक अगर नंबर 1 2 3 है तो आप लिखेंगे होमवर्क 2 1, 2, 3, क्योंकि जो बच्चा तीनों वर्ड प्रॉब्लम के करेक्ट आंसर दे देगा उस इट मींस वो कंप्लीटली सीख चुका है. बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स उसका डन है, कोई रोक नहीं सकता उसका 6 मार्क्स. तो मैं भी तो देखूं कि हमारे कितने बच्चे मेहनती है, इसलिए जरूर कमेंट करिएगा. अगला क्वेश्चन बाद में पढ़िएगा, अभी वीडियो पॉज करिए, रफ वर्क करिए, होमवर्क 2 और आंसर लिखकर कमेंट करिए. अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं दोबारा से कंप्लीट सॉल्यूशन ग्रुप में भी भेज दूंगी या एक वीडियो बना दूंगी. लास्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का देखिएगा. क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना लिखने में मैं परेशान हो जाऊंगी, इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा रही हूं. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और अब मैं स्टार्ट कर रही हूं क्वेश्चन को समझाना. आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉलोनी टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स से एक्स फॉर ऑनेस्टी. कोई मैनेजमेंट कमिटी है, जैसे अपार्टमेंट वगैरह में देखते हैं कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है, सो दैट लिफ्ट. क्वेश्चन है हमारा ऑनेस्टी के लिए एक्स मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है. इट मींस मैं लिख सकती हूं ऑनेस्टी के लिए एक्स मेंबर. फिर कह रहा है कि वाई फॉर हेल्पिंग अदर्स के लिए वाई, हेल्पिंग अदर्स के लिए वाई मेंबर को प्राइज दिया जाता है. एंड सुपरवाइजिंग द वर्कर्स के लिए जेड मेंबर को, यानी सुपरविजन के लिए जेड मेंबर्स को. क्वेश्चन समझा देती हूं. कोई अपार्टमेंट है, कोई कमिटी है, उसमें वो कमिटी चाहती है अपने सभी सदस्यों को एप्रिसिएट करने के लिए कुछ कुछ प्राइज दे. तो एक्स मेंबर को ऑनेस्टी, जो ईमानदार दिख रहे हैं ऐसे एक्स मेंबर को प्राइज देना चाहती है. जो हेल्प करने में रहते हैं वैसे वाई मेंबर को, जो सुपरविजन में रहते हैं यानी ऑब्जर्व करते हैं वैसे जेड मेंबर को देती है. द सम ऑफ, अब मेन काम, अभी तक तो सिर्फ ऐसे था, मेन लाइन शुरू होता है द सम ऑफ ऑल द अवार्डी इज 12. ये जो जितने भी अवार्ड दिए जा रहे हैं इनका समेशन 12 है. तो काम तो बन गया, एक इक्वेशन तो आ गया. अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा. 3 टाइम्स सम ऑफ, 3 टाइम्स सम ऑफ अवार्डी फॉर कॉपरेशन एंड सुपरविजन. कॉपरेशन ये है, कॉपरेशन मीन्स हेल्पिंग अदर्स, एंड सुपरविजन
added to 2 times number of honesty, 2 times number of honesty is 33। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक लास्ट ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन, इफ सम ऑफ द नंबर ऑफ अवार्डी फॉर ऑनेस्टी एंड सुपरविजन, सम ऑफ नंबर ऑफ अवार्डी फॉर ऑनेस्टी, क्वेश्चन लास्ट लाइन है, इफ द सम ऑफ number of awardee for honesty and supervision is twice the number of awardee for helping others। अब आखिरी लाइन है, आप पढ़ सकते हैं, using matrix method find the number of awardee of each category। हर कैटेगरी के लिए अवार्डी का नंबर, तो हम यहां लिख सकते हैं, लेट नंबर ऑफ अवार्डी फॉर ईच कैटेगरी, फॉर ईच कैटेगरी इज एक्स, वाई एंड जेड। अब इन तीनों इक्वेशन को अरेंज करना होगा। मैं लिखूंगी अलजेब्रिकली, यानी जो क्वेश्चन है उसे अलजेब्रा के रूप में मैं लिख सकती हूं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, पहले 2x फिर 3y और फिर 3z इक्वल्स टू 33, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। अब आप बच्चे को बता दूं कि इस इक्वेशन के बाद आप कर सकते हैं, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आंसर आपको बता देती हूं, आपको सिर्फ कमेंट करना है कि मैम होमवर्क 3 बन गया या नहीं बना। कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन मैंने जो किया वो 100% परफेक्ट हो। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। क्वेश्चन बोर्ड पर भी मैं डालने का प्रयास करूंगी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा, तो यहां स्क्रीन से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं और मेरा सॉल्यूशन बिना देखे इक्वेशन बनाइए, उसे सॉल्व करिए। और अगर आपका आंसर यही आता है तो कमेंट करिए, मैम होमवर्क 3 सॉल्व्ड बाय मी। और अगर कोई अलग आंसर आता है तो कमेंट करिए, मैम होमवर्क 3 का मेरा आंसर ये आया, क्योंकि हम लोग तो वेरीफाई करना जानते ही हैं। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्विंग यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तो करवा दिया। हमारा डिटर्मिनेंट बोर्ड्स एंड एनडीए के लिए ओवर हो चुका, यानी वैसे बच्चे फ्री हो चुके जिनका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा देना है या जिन्हें इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और करना है। आज वैसे बच्चों के लिए चैप्टर 4 खत्म हो चुका जिन्हें आईआईटी नहीं देना है। अब आप बच्चे को कमेंट करना है कि क्या आपको मेंस के लिए चाहिए लेक्चर, क्या कल से मैं डिटर्मिनेंट फॉर जेईई मेन स्टार्ट करूं। आपको कमेंट करना है यस मैम जेईई मेन के लिए लेक्चर होना चाहिए, तो मैं जेईई मेन के लिए बनाना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि जो लेक्चर मैं आपके लिए बनाती हूं बहुत मेहनत है इसमें, बहुत। मैं वीडियो को प्ले और पॉज करने के लिए घर के बच्चों को परेशान करती हूं, जो बच्चे 4, 3, 2, 5, 7 इस क्लास में पढ़ते हैं। इसलिए जेईई मेन और एडवांस का वीडियो A4 शीट पर बनाती हूं, क्योंकि
कॉपी पर बनाने में कैमरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। बोर्ड पर बनाती हूं सो दैट आप फील आपको अच्छा है। तो आप बच्चे कमेंट करेंगे कि मेंस के लिए चाहिए, एडवांस के लिए चाहिए, तभी मैं अपलोड करूंगी, अदरवाइज मैं कैलकुलस में एंटर कर जाऊंगी। होमवर्क की बात करते हैं। आज का होमवर्क डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एनसीईआरटी। सबसे पहले इसको जरूर बनाएं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम कहां मिलेगा? सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में, जो आपको कल बनाना है, आज नहीं बनाना है। आज सिर्फ बुकलेट बनाना है, इतने क्वेश्चन। ये पेज 10 एनसीईआरटी का, ये पिछले 10 साल का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड आज तक एक बार पूछी है इस टॉपिक से, लेकिन अब पूछ सकती है फ्रीक्वेंटली एनसीईआरटी से। केसी सिन्हा बुक जो बच्चे बनाना चाहते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई बनाना चाहते हैं, अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप पर इस बुक की पीडीएफ अवेलेबल है, इसकी भी और इसकी भी। तो आज आपको इतने सारे क्वेश्चन बनाने हैं और डिटर्मिनेंट की जंग जीत जानी है। आपको अगर आपने पूरा चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 का होमवर्क डेली किया है, तो आप अंदर से खुश हो जाइए, क्योंकि आप विजयी हो चुके हैं। आप खुशी मना सकते हैं, आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया तो आप एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए ना। यानी अब जो मैं मेंस और एडवांस के लिए वीडियो दूंगी, अगर आप चाहेंगे, तो उन बच्चों के लिए तो रेस्ट हो गया ना, जिन्हें मेंस के लिए पढ़ना ही नहीं है। वैसे बच्चे उसी को दोबारा कर लें। तो कल जो मैं मेंस के लिए लेक्चर अगर लाती हूं, होमवर्क तो उसमें बहुत कम होता है। कल आपको बनाना है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा चैप्टर 4 मैंने दिखा। अगर एक दिन में आपसे कंप्लीट ना हो तो 2 दिन ले लीजिए, संडे ले लीजिए पूरा, लेकिन इसको बना के रहिए। ये उनके लिए मस्ट सॉल्व है जिनका लक्ष्य सीबीएसई है। जो सीबीएसई बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं, उनको हर हाल में ये बनाना है। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है। आप में से जो बच्चे अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं और ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, वैसे बच्चे तुरंत ऐप शेपिंग फ्यूचर ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं टेस्ट दे सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। शेपिंग फ्यूचर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप में से जो बच्चों को होमवर्क नहीं भेजने की आदत है, बनाते तो हैं, भेज नहीं पाते हैं, वो सिर्फ कैसे भी कैमरा से क्लिक कर लीजिए, कैसे भी, अच्छे से करने का जरूरत नहीं है। मेरे को देखना है हमारे स्टूडेंट बना रहे हैं या नहीं। धुंधला है तो धुंधला ही सही, लेकिन बनाइए और भेजिए, क्योंकि उससे मैं भी सेटिस्फाइड होती हूं। अब बात करती हूं आपसे जो नए बच्चे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि कहां भेजना है अपना शेपिंग फ्यूचर के स्टूडेंट्स का, जो आउटसाइडर बच्चे हैं, जिन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही हूं, ऑनलाइन एजुकेशन। उनके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर वो बच्चे हमारे कोचिंग के हैं तो वो तो हमारे परमानेंट ग्रुप के मेंबर हैं ही। तो क्या अब आप कैलकुलस पढ़ने के लिए तैयार हैं? आपने 23% पोर्शन कवर अप कर लिया। जहां लॉकडाउन में दूसरे बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वहीं आप बच्चे ने 23% 12th मैथ्स कवर कर लिया है। यानी आप बच्चे उन बच्चों से अलग हैं, आप में अलग टैलेंट है, आप में अलग जज्बा है। आप वो कर सकते हैं जो बाकी बच्चे नहीं कर सकते हैं।
आप कुछ अलग कर सकते हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपके कमेंट के अनुसार आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है मैं डिसाइड करूंगी। इसलिए हर बच्चे, आप 500 स्टूडेंट हमारा वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं। मैं अगर आप चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें, जो बच्चे पुराने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन खोलिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। तो उसको देखिए, पढ़िए। आप देखेंगे 500 600, चैप्टर 1 तो 700 800 बच्चे पढ़ चुके हैं। तो आप सभी बच्चों को होमवर्क भेजना है और पढ़ना है। तो अब मैं नए यूनिट, नए चैप्टर, नए जोश और नई एनर्जी के साथ मिलूंगी कल सुबह 11 बजे। थैंक यू।